अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खदीजा राठौर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो अपना ख़िताब किया और इन ख़िताब में चंद चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे वो इसराइल की बर्बरियत के हवाले से हो, या फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से। साथ ही ग्लोबली जो इशू है एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट चेंज का, उसे भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो आज हाईलाइट किया। इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। साथ ही इंडिया दिया जा रहा था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो है वो मुमकिन आइन में तरमीम जो है वो हो सकती है। इससे कबल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब जो है मौलाना साहब की रहायशगाह पे गए और आखिरी बात ये हुई थी कि मौलाना साहब जो है वो अपना ड्राफ्ट बनाएंगे और बिलावल साहब जो है वो अपना ड्राफ्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि ड्राफ्ट में को कोलैप्स करके इसमें क्या कोलैबोरेशन बन के सामने आती है और जो मुमकिन आइन में जो तरमीम है वो की जा सकती है या नहीं। वाज़ेह रहे, मौलाना साहब ने इस बात को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि हम किसी भी किस्म की एक्सटेंशन के हवाले से जो है वो वोटिंग नहीं करेंगे। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना जो है मुसव्वदा वो बना रही है कि मुमकिन आइन में तरमीम जो है वो की जा सकती है या नहीं। जब शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पार्लियामेंट का जो है वो मुश्तरका इजलास होने जा रहा है और उसके बाद जो वोटिंग का सिलसिला है और तमाम सियासी जमातों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। वो देखने में आएगा कि आया जो आइन में तरमीम है, मुमकिन तरमीम है, वो हो सकती है या नहीं। इस वक्त हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है गौस खान साहब ने, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और इनके हमरा हैं अली रशीदी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अली साहब का। अली साहब, क्या समझते हैं आप कि मुमकिन आइन में तरमीम जो है वो की जाएगी अक्टूबर के पहले हफ्ते में? और बताया ये जा रहा था बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से कि मौलाना साहब आप अपना ड्राफ्ट तैयार करें, हम अपना ड्राफ्ट तैयार करते हैं, फिर इस ड्राफ्ट को जो है वो हम कोलैबोरेट करेंगे और देखेंगे कि क्या निकल के आता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है। जो चीज़ें हैं कोर्ट्स के हवाले से वो ढकी छुपी नहीं है। लोगों को पता है कि पाकिस्तान लीगल सिस्टम जो है उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। जी लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अगर आएंगे तो वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है थोड़ा फास्ट होगा। जी और ये मशावरत से हो रहा है। अभी कोई चीज़ मंजर आम पे एग्जैक्टली आई नहीं। हमसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं उसमें क्या शिफ्ट है, क्या क्लॉज है, क्या उसका वो क्या है, वो अभी तक कच्चा है। जी और वो हम सब पार्टीज जो हैं बैठेंगी इस पे। जो भी एतराज़ कुछ हमें भी शायद हो वो हम करेंगे, हो सकता है किसी और पार्टी को कोई रिजर्वेशन हो। जो भी होगा मुशावरत से होगा, मिल के बैठ के डिलिब्रेशन के बाद, डिस्कशन के बाद, सब कंसेंसस पे जब आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है नंबर्स भी आपको चाहिए होंगे। जी तो अगर वो नंबर्स पूरे होते हैं और सब लोग राजी होते हैं इस अमेंडमेंट पे तो इंशाल्लाह ये अमेंडमेंट आगे जाएगी और ये आवाम की बेहतरी के लिए है। ये चीज़ों के हालात देखते हुए, कोर्ट्स का निज़ाम देखते हुए जी कि कैसे 10-10, 15-15 साल केसेस चलते हैं मगर लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, जी इंसाफ नहीं मिलता। तो हम बस चाहते हैं कि तो जदीद अली दौर साहब, की क्या समझते हैं कि में रिलीफ के हैं लिए तो लोअर और कोर्ट से भी तो शुरुआत की जा सकती है? वहाँ पे भी तो हज़ारों केसेस जो हैं वो पेंडिंग में है। अगर किसी की साइकिल चोरी हो जाती है, मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है और फरीक को बार बार अदालत जाना पड़ता है लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता, तो लोअर कोर्ट में भी जो केसेस की तादाद है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर आप देख लें मिला के वहाँ ज़्यादा है, इसलिए कि लोअर कोर्ट्स में कोई भी केस होता है तो वो फौरन चैलेंज होके वो हाई कोर्ट में आप अपील में चले जाते हैं। लोअर कोर्ट्स में फिर भी कंपेयर टू हायर कोर्ट्स केसेस कम है अगर आप ओवरऑल देखें। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है, हाई हाई कोर्ट्स की भी हो रही है। जी और बाकी ओवरऑल ये जस्टिस जो लीगल सिस्टम है उस पूरे सिस्टम की बात हो रही है। कोई मजीद सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट या आइसोलेशन में नहीं। हम ओवरऑल जो भी चीज़ है उसको हम करना चाहते हैं और ये एक मामूल के तौर पे लेजिस्लेशन लाई जा रही है जिसमें हमें लगता है कि बेहतरी की गुंजाइश है और वो कोई ढकी छुपी नहीं है। सबको ऑन बोर्ड लेके सबसे देखिए इतनी मुलाकातें मौलाना साहब से भी हो रही हैं, बाकी दीगर जमातों में भी हम मशावरत कर रहे हैं, सबको ऑन बोर्ड लेके दिया जा रहा है। माजी में एक तासुर दिया जा रहा था कि बहुत जल्दबाजी में और किसी को बताया नहीं जा रहा, जी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ मीटिंग शुरू हुई थी तो स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई कि ये कल ये टेबल हो जाएगा, ये जबकि वो टेबल नहीं होने वाला था। वो
हर पार्टी अपना ड्राफ्ट और अपने पॉइंट्स और अपनी जो इंटरनल उनकी डिस्कशंस पार्टी की सतह पे भी होते हैं ना। हमारे अगर पीपल्स पार्टी की कोई मशवरे होंगे या कोई सजेशंस होंगे तो इंटरनली पहले हम अपनी पार्टी में डिस्कस करेंगे, मौलाना साहब के पास जाने से पहले या पीएमएलएन के पास जाने से पहले। तो सिमिलरली वो पार्टीज भी वो काम कर रही। अब जब ठीक हम है। अपना कर लेंगे काम तो कंपेयर नोट्स के बाद वी विल मूव फॉरवर्ड, और जो भी होगा ठीक आवाम है। की बेहतरी के लिए होगा इंशाल्लाह। ठीक है। गौस साहब का रुख कर लेते हैं। सर, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़िताब किया अक़वाम मुत्तहिदा में और अपना मौक़िफ़ था वो ज़ाहिर किया। क्या समझते हैं आप, कश्मीर के हवाले से बात हुई, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है और पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी से मुतासर है उस हवाले से बात हुई। वज़ीर आज़म तमाम मुल्कों की मैं बात कर रही हूँ, अपना इम्पैक्ट देने में जो है वो कामयाब हो गए हैं, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, आज प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है, पाकिस्तान बिल्कुल। के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। और कश्मीर के मसले की बात की है, उन्होंने कहा जी कश्मीर का मसला जो इंडिया ने है वो आनी तरमीम करके कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया, बिल्कुल उसके खिलाफ एहतजाज किया है। इसी तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उठाई उन्होंने, और मुस्लिम उम्मत को कहा है कि मुस्लिम उम्मत जो है इसका मुकाबला करने के लिए इकट्ठा हो जाए। आपने जो अच्छी बात की है वो कि जब इसराइल हमारे पास, तो इसराइल के जो आज़म ने साहब के लिए तो सारे वो वॉकआउट कर गए, जी। तो ये बहुत अच्छे है। उन्होंने मेरे ख्याल में स्टेप लिया है, अपना जहाँ पर मुकदमा पेश किया है और वहाँ वॉकआउट करके अपना जो है वो एक स्टांस को जो है ना और हाईलाइट किया है। और तकरीबन दुनिया के तमाम मीडिया ने इस बात को उजागर किया है जी। कि जब वज़ीर आज़म खिताब करना है तो पाकिस्तानी वॉकआउट कर गया। तो ये अच्छी बात बिल्कुल क्या है, कश्मीर जितना हम कश्मीरियों की माली अखलाकी इमदाद भी हमसे हो सकती है, हम करते रहेंगे। और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह जल्दी कश्मीर के लोग जो है उनकी मर्जी के मुताबिक, और कौम सत्ता की ये जो फर्ज है उन्होंने तो खुद करारदाद पास की हुई है कि वहाँ शुमारी कराया जाए। वो जी। जहाँ पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, क्या वो अलहदा रहना चाहते हैं, ये उनके डोमेन है। तो उनको बजाय के आप इंडिया की कुछ तो 3 लाख फौज जो है वो कश्मीर में है, जी। और फिर वहाँ लोगों को घरों से अक्सर कट हो जाता है, लोग बच्चे स्कूलों में जा सकते हैं, और जी। मतलब वो नेट वगैरह सारा जाम कर दिया जाता है, जिससे आम दुनिया को हमें पता ही नहीं चलता कि वहाँ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। आप तो घुस जाते हैं सही इंडियन जी। फौजी जो है लोगों के घरों में, खातन की भी हुरमती होती है। तो अक़वाम मुत्तहिदा इंशाल्लाह की करारदादों के बाद भी कश्मीर का मसला जो है वो ताहाल हल ना हो सका गौस साहब, लेकिन आज हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो सबसे ज़्यादा गुफ्तगू की है वो कश्मीर इशू पे की है। आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि कोई टेबल टॉक होने जा रहा है भारत के साथ और ये जो मसला है कश्मीर का ये हल हो सकता है। देखो जी, कश्मीर कहाँ की जो करारदादें हैं, कश्मीर की करारदाद तो पास हुई 1948 में, जी। 49 में पास हुई थी, बिल्कुल। उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी। अब ये दुनिया जो है वो सारी दुनिया का ये फर्ज बनता है कि अखलाकी तौर पर वो उसमें प्रेशर डाले इंडिया पे, और वहाँ जो है ना राय वहाँ की या खुद जाके वहाँ राय शुमारी कराए। अगर दूसरी दुनिया में कश्मीर के लिए उनका और क्राइटेरिया है और बाकी दुनिया के लिए अलग है। जनूबी सूडान देख लो, ईस्ट तैमूर देख लो, जी। वहाँ तो एक एक तो उन्होंने करारदाद पास की, सही। तर्जुमानी होगी और गलत स्टेट के डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कश्मीर के मामले में गुज़श्ता 50-60 साल 70 साल हो गए, जी। इसकी मुसलसल जो है ना उसको मुलतवी किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि पाकिस्तान के लिए कुछ और उनकी है, कश्मीर के लिए कुछ और उनकी स्टेज की है दुनिया की। तो जी। ये एक दौरा पंजाब है, इसको खत्म होना चाहिए। अच्छा। और जो अगर राय शुमारी नहीं होती वहाँ जिस कश्मीर में, तो मेरे ख्याल में अक़वाम सत्ता और जो सभी अपनी हिफाजियत जो है वो जी। खो देगी। और लोग जिस तरह भी इसराइल पे गजा पे हमला कर रहा है, और उसमें भी जो दुनिया की 5 सुपर पावर्स हैं वो उसके साथ खड़ी हैं, और जो इसराइल के खिलाफ सही। कोई एक्शन की बात आती है तो अमेरिका वीटो कर देता है। जी। तो ये इसके सब की बातें मतलब ये सारे ये जनरल असम्बली हो गई या
अक़वाम मुत्तहिदा हो गई, ये क्रेडिबिलिटी अपनी खो रहे हैं। अब लोगों का इनसे एतमाद उठता जा रहा है। वो कि जो जनरल सेक्रेटरी है गीतो जो की तरतीब करी है वो कदर तसली बख्श है, लेकिन जब तक अमन दरामद नहीं होता, करारदाद होते हैं तो कुछ रिजल्ट पर नहीं निकलता। बिल्कुल ठीक है गौस साहब, मैं आपका रुख करती हूँ। गजाला सैफी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहिबा आपके वक्त का। गजाला साहिब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गजाला साहिब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, हम कोशिश करते हैं दोबारा रब्ता करें गजाला साहिबा से। गौस साहब का रुख कर लेते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि आज फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था 12 जुलाई को, फिर उसके बाद हमने देखा कि 6 अगस्त को जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई। फिर 14 सितंबर को एक वजाहती फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और जिसमें मैं आपसे सवाल भी करूँगी, लेकिन एक बार फिर गजाला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। गजाला साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज़? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। गौस साहब, मैं आपका रुख करती हूँ। गजाला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया गजाला साहिबा आपके वक्त का। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी गजाला साहिबा कि पहले तो बानी पीटीआई की जानिब से ये कहा गया था कि हम पिंडी में जो है वो जलसा करेंगे, लेकिन अब कुछ आवाज़ें इस तरह की आ रही है कि पिंडी में जो है वो एहतजाज हो सकता है। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, जलसा से हमें कोई रोक सकता नहीं है, क्योंकि और ना कोई किसी भी सियासी पार्टी को जलसे से रोक सकता है। बिल्कुल, क्योंकि सियासी पार्टी चाहे कोई भी हो, देखिए, मैं अगर किसी भी एक सियासी पार्टी को इस वक्त आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो तमाम सियासी पार्टी को ये इख्तियार है कि वो अपना किसी किस्म का भी अगर उनको कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराना है तो वो करा सकते हैं कहीं पे भी। तो वो हमने कराया, और उसके बाद भी, और हम पे दर पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि अवाम जो है वो एक बड़े लीडर के साथ है, और इमरान खान को आप एक बंद करके एक कोने में और जेल के अंदर केस चला के, जैसे कोई इंतहाई कोई खतरनाक मुजरिम के ऊपर केस चल रहा हो और उसे बाहर निकाला जा रहा है। जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, और अब अवाम, ये पार्टी जो है वो अब अवाम की पार्टी है और लोग फैसले करते हैं। और इमरान खान तो अपनी उनके अहकामात या उनकी बातें तो बाहर तक आती नहीं है, लोग पहले से फैसला कर चुके होते हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी एट्रोसिटीज हैं जो जुल्म सितम हो रहा है। अगर कोई एक फर्ज करें, एक आदमी का एक पर्सनल उसने एक एक्ट किया कि उसने एक सीनियर पर्सनल को कोई रिमार्क पास किया जो कि शायद नहीं कहना चाहिए था, मगर मैं ये कहती हूँ कि क्या कत्लो गारत होना, क्या किसी की बेटियों को बीवियों को घरों से उठाना, क्या लोगों की माँ बहनों बेटियों को गायब कर देना, ये सब कुछ क्या सही है? जब सही चीजें नहीं हो रही होती ना, ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन एक चीफ जस्टिस के साथ नामुनासिब जबान इस्तेमाल करना, वो भी जब उनकी फैमिली साथ हो, उनकी बेगम उनकी बच्ची साथ हो, तो ये भी तो नामुनासिब चीज है। देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि सही नहीं है, बिल्कुल गलत चीज है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज, सड़क पे किसी का कत्ल होना भी गलत है, किसी के ऊपर बिला वजह के इल्जामात लगा के उसे जेल में बंद करना भी गलत है, और उसके ऊपर मट्टी डालना भी गलत है, और उन अहकामात को जारी करना भी गलत है कि जो एक मजलूम के अगेंस्ट डाले जाते हैं। ये भी एक, देखिए ना, अब वो खुद एक पोजीशन में आए जहाँ पे किसी एक आदमी ने उठ के उनके ऊपर आवाज कस दी, तो वो आवाज कसने का खमियाजा जो है वो ओनर क्यों भुगते, बेचारा गरीब आदमी जिसने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जिसने एक जगह खोली है, एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर है, उसकी 3-4 शॉप्स हैं, उसको चलाना, उस पे टैक्स पे करना, उसके काम करना एक मुश्किल चीज होती है। तो जब आप बड़े हो रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिंडी में होने क्या वाला है। जलसा का तो आपने कह दिया कि जलसा तो हर सियासी जमात कर सकती है, कोई रोक नहीं सकता। अब क्या एहतजाज होगा, और वो जो एहतजाज है वो धरने में तब्दील हो जाएगा? देखिए, एहतजाज कोई धरने में तब्दील फिलहाल तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई इरादा और प्लान नहीं है। एहतजाज करने का हमें हक है, और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, और सिर्फ पिंडी में नहीं, पूरे पाकिस्तान में लोग एहतजाज करेंगे। एहतजाज करने का मतलब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता हल्ला बोल देंगे और चीजें तोड़ देंगे और हुकूमत अपने हाथ में ले लेंगे। एहतजाज करना एक जायज हक है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, और हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
बिल्कुल ठीक है, अली साहब का रुख कर लेते हैं। अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब जो इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आया है मखसूस नशस्तों के हवाले से, और उसके बाद हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है। आप क्या समझते हैं कि अगर PTI की नशस्तें हैं तो फिर उनको दे देते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हैं तो उनको दे देनी चाहिए, मगर अगर उस पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामेंट में उसमें कोई एक्ट में अमेंडमेंट हुई है और उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई चाह रही है और क्लैरिटी चाह रही है, तो अच्छी बात है कि सबको ऑन बोर्ड ले लिया जाए, मशावरत के साथ सब चीज़ें हों कि बाद में कोई उंगलियां नहीं उठा सके। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्शन कमीशन बगैर क्लैरिटी मांगे सुप्रीम कोर्ट के कहता कि जी एक्ट अब ये अमेंडमेंट हो चुकी है, तब तो आपकी सीटें बनती नहीं, तो भी फिर एक बुरी चीज़ होती, लगता है कि PTI को विक्टिमाइज किया जा रहा है। जी। अगर इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी डायरेक्शन ले रही है, क्लैरिटी ले रही है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं, तो अच्छी चीज़ है, उल्टा PTI के फेवर में ही जा रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है उनके डाउन राइट अगेंस्ट उनके नहीं है। इस एक्ट या अमेंडमेंट का बहाना बना के नहीं बोल रही कि जी अब आपको सीटें नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा, एक वो वैलिड पॉइंट भी है, अगर उनका एक जायज़ सवाल बनता है कि ऐसी सूरत हाल में फिर आइन और कानून क्या कहता है, इसकी इंटरप्रिटेशन तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही करता है ना इनकी। तो अगर वो पूछना चाहते हैं कि अगर ये सीट्स आपने फैसला दिया है कि उनको दी जाएं, मगर उसी हसना में, उसी वक्त में और उसी टाइम पीरियड में कोई अमेंडमेंट हो जाती है उसके हवाले से, तो उसमें उस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट उनको गाइड कर सकेगा। तो मेरे ख्याल से तो बड़ा पॉजिटिव एक इकदाम है जो हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रेजेंट भी कर रहे हैं, और मैंने आपसे जब सवाल किया तो उसी वक्त मैंने कह दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है। बीबी साहिबा ने भी हमेशा जमहूरियत की बात की, सदर आसिफ अली जरदारी ने भी हमेशा जमहूरियत की बात की। तो एक मैं आपसे एक सवाल है, वो ये है, बड़ी सिंपल सवाल है कि अगर इन केस काजी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन नहीं होती और जो उनकी एज है उसमें भी तोसी नहीं होती, और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाता है, तो इसमें क्या कोई हर्ज है? बिल्कुल हर्ज नहीं। मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो वाज़ेह तौर पे आके कहा है कि बिल्कुल अगर उनको भी बना दिया जाए हमें उनसे कोई हर्ज नहीं है। और ये आप सवाल मुझसे पूछ रही हैं, इसका जवाब जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑलरेडी दे चुके हैं कि कोई हर्ज नहीं है। नवीद कमर साहब हमारी सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, वो असेंबली में अपनी स्पीच में कह चुके हैं कि उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बिल्कुल, टू आंसर योर क्वेश्चन, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल जी। लेकिन मौलाना साहब को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं, और फिर ये बात हुई थी कि आप अपना ड्राफ्ट बनाएं, हम अपना ड्राफ्ट बनाते हैं। कुछ ऐसी शिकें भी थी जिसे तब्दील करने की भी जो है वो बात हो रही थी। तो क्या लगता है आपको कि बिलावल साहब जो है वो मौलाना साहब को मनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, वो तो मौलाना साहब तो ऑलरेडी माने हुए हैं, उनको अच्छा। मनाना क्या, वो ऑलरेडी माने हुए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आनी है, इस पर कोई दो राय नहीं है। सिर्फ ये है कि कौन सी सेक्शन, कौन सा क्लॉज बेहतर हुआ जा सकता है, किसको रिमूव कर दिया जाए, किसको बेहतर किया जाए, उस पर मशावरत चल रही है। वो हर पार्टी अपना ड्राफ्ट, जो जिसको कच्चा ड्राफ्ट है, उसने बनाया है, और अपने लीगल माहिरीन, जो लीगल टीम है हर पार्टी की, उसने अपनी इनपुट दी है। अब जितने भी पार्टीज हैं, वो लीडरान हैं, वो आपस में मशावरत करके दे विल कम टू कंसेंसस, और उसको फिर ला के उसको पास कराएंगे। देखिए, इस पे तो द होल, इसका मकसद ये जो है, पॉइंट ये है कि आवाम को जो कोर्ट्स जो अभी करंटली चल रहे हैं जिस तरह, क्या चलने चाहिए, बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। लोगों को रिलीफ जल्दी मिलना चाहिए। 10-10, 15, 20-20 साल बाद कोर्ट के वर्डिक्ट्स जो आते हैं वो नहीं आने चाहिए। जी। तो इस पे तो सब एक ही पेज पे है, ये करना है और उसमें बेहतरी लानी है, और उसमें रिफॉर्म, लेकिन जुडिशियल कल तो रिफॉर्म्स की मौलाना साहब ज़रूरत की है। तो PTI के रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई है, और ज़राए से कुछ ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि मौलाना साहब ने उनको भी ये कहा है कि ठीक है देखते हैं, और जो हुकूमत है उनको भी कहा है कि ठीक है देखते हैं अब आने वाले वक्त में जो है वो क्या होने जा रहा है। मुलाकातें तो PTI के साथ भी जा रही हैं मौलाना साहब की। आप
वही मैं आपसे कह रहा हूँ। देखें, आपने जैसे खुद कहा कि पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक आइन को अपहोल्ड करने वाली पार्टी है। तो जी। यहाँ मैं यही अर्ज करूंगा कि बिल्कुल देख, अगर कोई भी चीज़ पास होएगी वो बगैर मेजॉरिटी के तो नहीं होगी। वो चाहे मौलाना साहब हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, जब तक सारी पार्टीज में कंसेंसस नहीं होगा ये चीज़ पास नहीं होगी। तो अगर हम कह रहे हैं कि हम ला रहे हैं और उसको पास करेंगे तो फिर किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसलिए डेमोक्रेसी का भी ये हुस्न है और रूल भी यही है कि नंबर्स और जहाँ मेजॉरिटी होती है फैसले वही होने चाहिए और वही चीज़ सही है। जो मेजॉरिटी मानती है जो सही है वो सही है, मेजॉरिटी जो कहती है गलत है वो गलत है। अगर वो मेजॉरिटी पार्लियामेंट की आके कहती है कि अमेंडमेंट आनी है और उसके लिए वोट करती है तो जी। वो एक सही काम होने जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर नहीं हो सकती है कि आप जैसे कह रही हैं कि मौलाना साहब ने उनको ये कहा है, तो देखिए वो मौलाना साहब की अपनी मर्जी है। ही रिजर्व्स द राइट टू व्हाटएवर ही फील। किसी राइट। पे जोर जबरदस्ती तो है। हमने अपनी जो चीज़ है उनके सामने रखी है और उन्होंने भी हमसे कहा है कि वो भी इस पे वर्किंग कर रहे हैं, वो भी रखेंगे और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तक अब स्पेकुलेशंस पे कि वो उन्होंने उनको भी ओके कर दिया है, उस पर मैं अब ज़्यादा ठीक है। डिस्कस नहीं कर सकता। स्पेकुलेशंस पर स्पेकुलेशन बिल्कुल ठीक है, गौस साहब का रुख कर लेते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि आइन में तरमीम इसलिए भी नहीं हो सकी और इजलास इसलिए भी नहीं हो सका क्योंकि वज़ीर आज़म का जो है वो दौरा था, जिस वजह से हमने थोड़ा डिले भी देखा। और अब जब शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर कोई इजलास होता है, तो क्या लगता है आपको कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन को कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकती है? गौस साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? जी। जी, क्वेश्चन जरा रिपीट करें। जी सर, मैं ये कह रही थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब वतन वापस आ जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि एक मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि अपोजिशन को मौजूदा हुकूमत एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है आइंदा हफ्तों में? जी बिल्कुल दे सकती है। देखो, हम चूंकि हुकूमत में हमारी जिम्मेदारी है कि हम जमहूरी जमात हैं, हम किसी चीज को अपनी अना का मसला नहीं बनाते। हमारी ये कोशिश है कि जो है ना आए तो चूंकि आनी तरमीम है तो ये मुतफ़िका तौर पास हमारी पूरी कोशिश है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि कुछ पार्टी ना का मसला बनाती है, हमारे से नहीं बैठी, तो हमारे पास इतनी अददी अक्सरियत है कि हम पास करा सकते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल हमारी कोशिश है, मौलाना साहब हमारे साथ हैं। अगर वो किसी वजह से नहीं आते, मौलाना साहब कई तरह पे राजी हैं हमारे से, कुछ पे वो भी उन्होंने टाइम मांगा हुआ है, वो नहीं कि हम पीछे हट रहे हैं। जी। इतना जब वो पिछली इतवार की रात जब असम्बली से रात चल रहा था तो पीटीआई ने कोर्ट कहा था कि हम जो है ना कुछ तरामीम भी हम आपके साथ हैं। तो हमने इसलिए फिर तो थोड़ा सा पीछे हट गए कि तमाम अगर सियासी पार्टियां हो रही तो हम टेबल टॉक करके तो कुछ चीजें भी आगे हम थोड़ा अगर किसी भी इतफाक नहीं तो थोड़ा सा हम पीछे हट जाते हैं और तरामीम जो है वो मुतफ़िका तौर पास हो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तरामीम मुतफ़िका तौर पास होगी। वरना तरामीम पास करना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं होता है। जी। और न मसला होता है क्योंकि आपको पता है कि जो पार्टी जो एमपी हैं, अभी देखो उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, कोई वो आज़ाद ही हैं, वो किस तरफ भी जा सकते हैं। कुछ हमारा रब्ता भी है, वो तरमीम के हक वो दे सकते हैं। लेकिन हम तो चूंकि सर सियासी उन लोगों स्टेबिलिटी को भी नहीं है, मनाने की कोशिश की जा रही है जिन पे आर्टिकल 63A भी लागू हो सकता है। लेकिन वो चूंकि के बाद वो आज़ाद हो चुके हैं ना, वो आज़ाद हो चुके हैं तो वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। अभी उन्हें पीटीआई ज्वाइन नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आज़ाद हैं, पीटीआई ज्वाइन कर लें, लेकिन चूंकि अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ऐसी कैफियत में है कि वो कुछ फैसला नहीं कर पा रहा। एक तरफ पार्लियामेंट का कानून है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। तो आज दोबारा वो चला गया है उधर सुप्रीम कोर्ट में कि ये कानून ये पास हो गया है, उसके मुताबिक तो मुझे ये करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आप ये कहते हैं तो क्या होना चाहिए? देखो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला कर दिया, उसके बाद देखा जाएगा कि ऊँट किसका रंग बैठता है। दोबारा ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंसेंसस जल्द हो जाए। तरामीम इंशाल्लाह पास जरूर होगी।
चाहे 2 दिन बाद 4 दिन बाद, अक्टूबर के पहले हफ्ते तक हो जाएंगे, क्योंकि हम इसको ज्यादा प्रोलांग नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जितना प्रोलांग कर रहे हैं, सियासी इंतशार बढ़ता जा रहा है, लोगों को बात करने का मौका मिलता है कि नेशनल लेवल पाकिस्तान की सुस्ती हो रही है कि कोई कानून नहीं पास हो रहा। तो हम जो जैसे तैसे भी है अक्टूबर से पहले हफ्ते से आगे नहीं जाने देंगे और इंशाल्लाह ताला में पास करा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गजाला सैफी साहिबा को रुक कर लेते हैं। गजाला साहिबा, आपने गौस साहब की गुफ्तगू सुनी और उनका ये कहना है कि पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि अक्टूबर के आइंदा हफ्तों में जो है वो आइन में तरमीम हो जाएगी और अपोजिशन को जो है वो सरप्राइज़ दिया जा सकता है और जो आज़ाद अरकान है असम्बली के वो भी शायद हुकूमत की तरफ जो है जा सकते हैं, वोट कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, मैं इस पे सिर्फ यही कह सकती हूँ कि पिछले एक्सपीरियंसेस भी हैं जिसमें जोड़ तोड़ और खरीदो फरोख्त का बाजार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियों ने काफी गर्म रखा। जी और जब ये इनकी मर्जी की बात नहीं चलती तो उसमें फिर ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये फिर ऐसा। और फिर आप देखिए कि पीपल्स पार्टी के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव साहब बैठे हुए हैं, जी उन्होंने ये कहा कि मौलाना साहब तो मान गए, फिर उन्होंने बाद में बात पलट दी। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि जोड़ तोड़ करके कुछ किसी तरीके से बात बन जाए, मगर बात बन नहीं रही। प्रॉब्लम सारी ये है। और जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड अबाउट पीपल ओनली। व्हेन जब पीपल ऑफ पाकिस्तान एक एक जरा सी मूवमेंट जो भी कुछ होती है मुल्क के अंदर, उसके ऊपर अवेयर हैं और जी उस पर रिएक्शन देते हैं, तो आपको जब अवाम का एक रिएक्शन मिलता है जो कि इंतहाई परेशान है, जहां सड़क पे लूटमार हो रही है, गोलियां चला के मोबाइल फोन छीन के लोगों को कत्ल किया जाता है, जी लोग जो हैं महफूज नहीं है अपने घरों में, घर में खाने को रोटी नहीं है गरीब के पास, जी हालात बद से बदतर देखिए ना। हर चीज जो है वो ऐसी तो अहकामात आपने जारी किए, आपने लोगों को खरीदा फरोख्त किया और आपने अपना आइन में तब्दीली कर ली, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि आइन में तब्दीली जो है वो जी अवाम अवाम की तरजीहात पर मुनहसर होता है, अवाम के रिप्रेजेंटेशन पे होता है। जब आपकी रिप्रेजेंटेशन फुली अवाम पे नहीं है, आप फॉर्म 47 की पैदावार हैं, फॉर्म 45 को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, आप कहते हैं फॉर्म 45 एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, तो फिर आप ये इस किस्म के आप फिर रोजाना कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी कि तो जिसमें गजाला साहिबा, किसी हुकूमत तो ये कह देखिए रही है कि आइन में जो तरमीम की जा रही है उसकी वजह ये है कि अवाम को हम रिलीफ दें, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसके बाद ये तरमीम की जा रही है। हुकूमत तो ये कह रही है। देखिए पेंडिंग केसेस इनका सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको पूरा करना है। जी इनको लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग भाड़ में जाएं, 40-40 साल तक वो पड़े रहें जेल में बगैर फैसला हुए हुए। जी लोगों की इनको बिल्कुल अगर इनको परवाह होती तो इनके पास पै दर पे हुकूमतें आई हैं और उन्होंने कोशिश कर लेते ही हो जाता। मगर इनका सिर्फ मकसद अपने पॉलिटिकल गेन से, इनका कोई मकसद आवाम को भलाई देना या उनको आसानी देना या वो जो जेलों में बेचारे सड़ रहे हैं उनको आसानी देना, ये जो है ये डिक्टेटरशिप की पैदावार है। जी इनके दिमाग में जो फैसला आता है उस फैसले के तहत, अब पुलिस वालों ने जाके मार दिया, एक शख्स को उठा के ले गए और उसे मार दिया और उसके बाद हार पहनाया एक दूसरे को। ये कौन से माशरे में होता है जी? ये किस मुल्क में होता है? कहाँ होता है ये सब कुछ? मैं तो आप अपनी घरों के सामने से एग्जाम्पल उठाइए ना कि क्यों हो रहा है ये, हमें देखना पड़ेगा कि आपका फैब्रिक ऑफ योर सोसाइटी जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन गजाला उसको साहिबा, आप शहबाज शरीफ डिस्ट्रॉय साहब होने तो से ये कह रहे हैं कि बचाएं। IMF से हमें बेल आउट पैकेज भी मिल गया है और दुआ करें कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। IMF के जी हवाले से भी उन्होंने बात की, फिर उन्होंने ये भी कहा है कि महंगाई की शरह में जो है वो भी कमी आई है, शरह सूद में भी कमी आई है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। देखिए शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी ही एक पता नहीं कहाँ से तकरीर बनाते हैं और खुद ही बोल देते हैं। जी उनको ये भी नहीं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती। यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं तो वो 100 दफा तकरीर पढ़ते हैं, उसमें गलतियां करते हैं। तो उनकी जो बातें हैं, आई एम सॉरी टू से कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे इस वक्त हैं, जी मगर उनकी जो गुफ्तगू है उसमें सीरियसनेस का जो फुकतान पाया जाता है। तो मेरे ख्याल में कि अगर वो कोई बात ऐसी कह रहे हैं तो मैं उसको 100% बिलीव नहीं करूंगी और ना ही उनकी बात कभी भी 100% होती है। वो जब तकरीर भी कर रहे होते हैं तो लोगों से पूछ रहे होते हैं, अच्छा ये तारीख पे ये हुआ था तो आप बताएं कि भाई आप एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हैं, आप बात करने खड़े हुए हैं, तो आप अपनी सॉलिडली बात करें, आप उसके अंदर कोई ना कोई वजन होना चाहिए।
बेवजन बात की कोई वैल्यू नहीं होती इस आज की दुनिया में, जहाँ पे एक सेकंड में हर एक की जी बात लीक हो जाती है, हर बात आगे से आगे पहुंच जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया जाए। और इस वक्त जब पाकिस्तान तो हमेशा ही कुछ अरसे बाद एक नाजुक मोड़ पे खड़ा होता है, क्योंकि इकोनॉमिकली कभी साउंड नहीं किया, बिजनेसेस कभी सपोर्ट नहीं किए, जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर कभी भी नहीं किया, ट्रेड्स को लेके आगे चलते रहे, इंडस्ट्रीज को कभी भी प्रमोट नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो हैं उसका आप ये गलत फैसलों के खमियाजे आहिस्ता आहिस्ता कौम भुगत रही है, और कौम अब तंग आ चुकी है। तो कौम जो है उसके साथ चले खिलवाड़ चले ना करे। शहबाज शरीफ जो कि वजीर आज़म है उस पर तो आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया, बानी पीटीआई के हवाले से क्या कहेगी गजाला साहिबा? क्या लगता है आपको कि इमरान खान साहब को एतमाद है मौलाना साहब पे? देखिए, जब भी कोई एलाइज होते हैं हमें तो अपने एलाइज पे इत्मीद होता है, क्योंकि एक ईमानदार और सच्चा आदमी कभी भी अपने एलाइज को झूठा या उनके दगाबाज होने का या कोई गलत बात होने का नहीं सोचता। उनको अपना साथी, अपना एलाइज समझता है। और अगर एलाइज का अपना एजेंडा अलग से हो तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल हम यही कहेंगे कि जो हमारे साथ खड़े हुए हैं हम उनके साथ हैं। ठीक है, गौस साहब का रुख कर लेते हैं। गौस साहब, अपोजिशन ये कहती है, पीटीआई अक्सर ये बात करती है कि नून लीग चाहती है कि हमारे मनपसंद जजों, ताकि हमारे मुताबिक जो है वो फैसले हों। इसी की एक कड़ी है कि मंसूर अली शाह को जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा, और मुनीब अख्तर को भी जो है वो बेंच से हटा दिया गया है, और अमीनुद्दीन को जो है वो बेंच में लाया गया है। इस पर नून लीग अपना क्या मौक़िफ़ रखती है? देखो जी, हमने ये कभी नहीं कहा कि मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। हमने तो नहीं कहा। हमने कहा जो मौजूदा कानून है उसके साथ यही बनेंगे। ऐसे जवाब में वो खड़ा कर दिया गया कि नून लीग नहीं चाहती है। देखो, हम तो चाहते हैं कि जो अदलिया का इदारा है या जो इंसाफ देने वाला इदारा है ये नॉन पोलिटिकल हो, ये खौफो खतर होकर फैसला दे और जल्दी नाम इंसाफ दे लोगों को। जी तो सैकड़ों के साथ पढ़े पड़े हैं। जब आज चांदे केस के वो लिए जाते हैं जो सियासी होते हैं जिन पे हाईलाइट बनती है। हमारी ये आईनी अदालत का स्टांस है, मुझे समझ नहीं आती कि पीटीआई की क्यों मुखलबत कर रही है। कोई 2-3 जज होंगे या 4 होंगे जो मुख्तस होंगे जो कि सिर्फ आईनी फैसले करेंगे, बाकी जो मुकदमात है वो जो है वो टेकअप किए जाएंगे बाकी जजेस से पास। तो इसमें कोई ऐसी छपे की बात तो है नहीं, लेकिन क्योंकि उसने उसका पीटीआई ने आराम का मसला बना दिया तो उसमें शोर डाले जा रहे हैं। अच्छा गौस साहब, जजेस में जो आपस में जो इख्तलाफात हैं उस पर आप क्या कहेंगे? हमने देखा कि मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा था, फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो इस ख़त का डिटेल में जवाब दिया, मुनीब अख्तर साहब के हवाले से भी बातचीत हुई, फिर ये भी कहा गया कि कुछ शिकायतें भी थीं जिसमें ये कहना था कि मुनीब अख्तर साहब ने जो है वो तवील छुट्टियाँ कर ली, केसेस पेंडिंग में थे, कमेटी के इजलास में वो आ रहे थे लेकिन वो केसेस नहीं सुन रहे थे और वो छुट्टियाँ जो है वो अपनी गुजार रहे थे, क्योंकि छुट्टियाँ तो ऑफिशियली उनकी थी, अगर उन्होंने लीव की भी है तो लीव उनको दी गई थी। लेकिन फिर उसके बाद इस तरह जजेस में आपस में एक इख्तलाफात सामने आएंगे तो अवाम को जो इंसाफ है उसकी फराहमी कैसे मिलेगी? इसकी रसाई तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसी इल्जाम लगा दिया मंसूर अली शाह साहब ने, ठीक है ना। अब उसको जवाब दिया वो कि मुनीब अख्तर को क्यों निकाला है। अब मुनीब अख्तर उसकी वजाहत दी है जी मंसूर अली शाह ने कि ये जो थी वो मंसूर शाह जो है छुट्टियों पे थे और काम पे नहीं आ रहे थे, ये उन्होंने उसको जवाब दिया है। इसलिए भी हमें जो उसको मीरुद्दीन को और दूसरे को लेना पड़ा, और वो भी होता है कानून तरीके से, कोई इनकी मर्जी से नहीं है। उसके आने में तरमीम हुई है और तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो हमने तो एक उसको फैसिलिटेट किया है कि जी मामला जो जल्द से खत्म हो, सियासी इंतशार जल्द खत्म हो। तो जाहिर सी बात से हम तो ये दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा ये मुल्क की खातिर जो अपने इख्तलाफात बिठाते हैं एक टेबल पर बैठ जाएं और तमाम इख्तलाफात बिठाकर ताकि लोगों को इंसाफ मिले। और एक सुप्रीम कोर्ट का एक तमाशा बन गया, पहले भी दुनिया में जो है ये 126-27 नंबर पे हमारी अदलियत थी। अब इन हालात के बाद तो बहुत कुछ जो है वो अदलिया का जो है वो सामने आ गया है और लोगों को एतबार और एक रेस्पेक्ट थी अदलिया की वो खत्म होती जा रही है। तो जल्दी देखा सब मामला चाहे सियासी हैं, चाहे अदलिया के हैं, चाहे इदारों के हैं,
सबका इलाज यही है कि जल्दी सारे जो है अपने एक टेबल टॉक करें और उसमें सारी बातें मामला तय करें और जल्द जो है मुल्क को जो है वो ताकि हमारा मुल्क जल्द जो है अपनी पटरी पे चल जाए और तरक्की का सोच जो यूसफ पर रखा हुआ है वो आगे चले। जितनी स्टेबिलिटी होगी तो हमारा मुल्क तो आगे नहीं चल सकेगा। और जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर मुश्किल से खुदा खुदा करके ये हमें केस अगर जुलाई में मिल जाती तो कुछ और हालात हुए। सितंबर खत्म होकर अब किस्म दिया है तो अच्छा साइन है। हम उम्मीद करते हैं कि बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो भी आएंगे। अपने मुल्क के जो इन्वेस्टर हैं वही सियासी मुशारकी वो भी प्रोफेसर रोक के बैठे हैं, वो भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये सारे मतलब इदारों की जिम्मेदारी है कि उनको पाकिस्तान की सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लिए अपनी अनाप तब करनी चाहिए और बहुत हद तक सोचना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में ये हालात बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अली रशीदी साहब का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अली रशीदी साहब का रुख कर लेते हैं। सर, जब आप बात कर रहे थे आइन में तरमीम के हवाले से, तो आपने ये कहा कि आवाम को जो है वो इंसाफ कि देर ना हो जाए, उन्हें इंसाफ जो है जल्द से जल्द उनको मिल जाए और जो पेंडिंग में जो केसेस हैं वो जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व हो जाएं। जब तमाम जमातें या अपोजिशन में हुकूमत में इख्तलाफात होते हैं तो हम उस पर भी डिस्कस करते हैं। और अगर बात की जाए जजेस में जो इख्तलाफात हो रहे हैं उस पर आप क्या समझेंगे कि अब तो आवाम के सामने भी ये चीज़ खुल के सामने आ गई है कि काजी फ़ाइद ईसा साहब और जो नेक्स्ट होने वाले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनके बीच में जो है वो इख्तलाफात सरगर्म हैं। तो फिर इंसाफ की रसाई कैसे होगी जब दोनों जजेस में हम इख्तलाफात देखेंगे जो कि एक ही बेंच का हिस्सा हैं? देखिए, वो राय तो हर जगह मौजूद होती है और अगर डिफरेंसेस हैं या सोच में फ़र्क है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी चीज़ पे हावी होगा या कोई इफ़ेक्ट होगा। मगर मैं अभी हमारी जो पार्टिसिपेंट है पीटीआई की, उन पे उनकी कुछ बातों को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जी फॉर्म 47 के पैदावार और फॉर्म 45 को रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं कहता हूँ भाई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी नेशनल असेंबली में जो है वो पीटीआई है। सबसे ज़्यादा सीट्स जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जीत के आई है वो पीटीआई है। तो मेरी बहन जो पीटीआई की हैं ये मुझे बताएं कि फॉर्म 47 की पैदावार तो जहां ये जीती, जो सबसे ज्यादा सीट पीटीआई ऑल ओवर पाकिस्तान जीती है, वहां मामला सब सही थे। फॉर्म 45 भी सही था, फॉर्म 47 भी सही था। मगर जहां बाकी पार्टीज जीती हैं वहां वो फॉर्म 47 की जो है पैदावार है वो इनकी, देखिए मंतिक और लॉजिक पीटीआई वालों की ना कोई आवाम समझती है, ना हम लोग समझते हैं, ना कोई समझते हैं। इनकी कोई सर पैर होता नहीं लॉजिक का, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, पहले मैं कह रहा था कि जो है मना लेंगे और फिर मैं कह रहा हूँ कि उनकी हाँ तो मर्जी है उनकी। मैंने कहा बिल्कुल वो ऑन बोर्ड है, मगर आप एक हाइपोथेटिकल सवाल मुझसे पूछा कि अगर वो नहीं माने, तो मैंने कहा नहीं मानेंगे तो फिर नहीं होगा, इसलिए कंसेंसस से होगा, सब जो मिलेंगे। और वो आवाम की राय क्या है और पब्लिक जितनी भी आवाम है वो क्या चाहती है, इसका फैसला कौन करेगा? वो फैसला करेगी पार्लियामेंट, वो फैसला करेगी नेशनल असेंबली। जो आवाम के नुमाइंदे हैं, मेजॉरिटी जो भी जिस बिल को पास करना होगा, जिस अमेंडमेंट को पास करवाना होगा, वो आवामी नुमाइंदे जहां पल्ला भारी होगा, जहां नंबर ज्यादा होंगे, आवाम के नुमाइंदे ज्यादा होंगे, आवाम की ताकत ज्यादा होगी, वो बिल पास होगा, वो अमेंडमेंट्स पास होंगे। तो वो आवाम की राय से ही होंगे। और तीसरी चीज उनको ये भी कहता चलूं कि अगर जो वो कह रहे हैं कि 20-20 साल लोग जेल में पड़े रहते हैं, ये होता है वो होता है, उनको जैसे बड़ा ख्याल है हमारी बारे में जो बात कर रहे थे, तो बिल्कुल ख्याल है। और मैं तो कह रहा हूँ क्या पता ये इट माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इनके जो लीडर जेल में हैं उनको भी रिलीफ मिल जाए, उनके भी केसेस ज्यादा जल्दी सुने जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का। गजाला सैफी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, गौस खान साहब थे और अली रशीदी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। अपनी अपनी पार्टी के हवाले से जो है आप स्टेटमेंट दे रहे थे। साथ ही जो हमने आगाज़ किया था प्रोग्राम को, जिसमें हमने बात की थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज UN में खिताब किया है और तमाम चीज़ों को जो है वो हाईलाइट किया। तो इंडिया भी ये दिया जा रहा था कि कश्मीर के हवाले से बात होगी और साथ ही इसराइली बर्बरियत के हवाले से भी बात की। क्लाइमेट चेंज जो कि सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ग्लोबल मसला है, उस पर भी वज़ीर आज़म ने जो है वो नज़रसानी की है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।